Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic for this chapter, and the topic is agrarian reforms. Okay, agrarian reforms or reforms in Indian agriculture. So students, actually हम इस टॉपिक में क्या स्टडी करेंगे कि जैसे हमने पिछले जो हमारे पास पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जो हमारी एग्रीकल्चर है 1951 से लेके 1991 तक की जो एग्रीकल्चर था उसमें उसकी क्या-क्या फीचर्स थी और उसमें की क्या प्रॉब्लम्स थी। हमें पहले तो हमने देखा कि उसकी इम्पोर्टेंस देखी हमने एग्रीकल्चर की, फिर देन हमने फीचर्स देखी, ओके। देन हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया है कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम जो है हम लोग फेस करते हैं। तो आज जो है इस टॉपिक के अंदर एग्रेरियन रिफॉर्म्स या रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे जो है गवर्नमेंट ने जो ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस की तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या-क्या रिफॉर्म्स किए। तो आज हम वही स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या-क्या रोल प्ले किया इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो है हमारे पास, तो टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर, certain number of reforms has been taken by Indian government since independence. ओके, तो गवर्नमेंट ने जो है जो बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने एग्रीकल्चर की सारी फीचर्स पढ़ी हैं कि क्या उस कैसी कंडीशन थी बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन रही है। तो गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम्स को जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए काफी रिफॉर्म्स किए, अपनी तरफ से जितना वो हो सकता था उसे रिफॉर्म्स किए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स में उस 3 तरह के रिफॉर्म्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, आल्सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स, ओके। यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब कि जहाँ पर लैंड में सुधार किया गया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स। एंड थर्ड जो थी जनरल रिफॉर्म्स, ओके। सो फर्स्ट है टेक्निकल रिफॉर्म, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ HYV सीड्स, and the second use of chemical fertilizers, use of insecticide and pesticides for crop protection. Fourth is scientific farm management prices, and fifth is the mechanized means of cultivation. And then institutional reform और लैंड रिफॉर्म्स में हम क्या पढ़ेंगे, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, रेगुलेशन ऑफ लैंड, consolidation of holding, ceiling on land holding and redistribution of surplus land, and then cooperative farming, ओके। देन जनरल रिफॉर्म्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, regulated market and cooperative marketing societies and price support policies, ओके। सो चलो अब हम जो है वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज टेक्निकल रिफॉर्म्स या न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है। टेक्निकल रिफॉर्म यानी कि टेक्निकली जो भी सुधार किए गए, जैसे कोई टेक्निकल रिफॉर्म में जैसे न्यू टेक्निक यूज की गई, मॉडर्नाइज किया गया, ठीक है, या आप न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी यानी कि नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया गया इस एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ओके। So first is use of HYV. HYV means high yielding variety seeds. So जो पहला जो रिफॉर्म था टेक्निकल रिफॉर्म्स में, जो पहला किया गया स्टेप उठाया गया वो ये था कि इन्होंने पहले के कंपैरेटिवली अब जो है ना हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज किया गया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, देखो आपने क्या पढ़ा था, हमने पहले ही पढ़ा था लो प्रोडक्टिविटी और लो प्रोडक्शन पढ़ा था ना, लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन। तो उसका मेन रीजन ही यही था कि हम लोग जो है जो सीड्स होती थी हमारी वो हाई वैरायटी वाली हाई यील्डिंग वैरायटी वाली सीड्स नहीं होती थी, तो हमारी जो प्रोडक्शन जो थी या और प्रोडक्टिविटी थी वो काफी लो होती थी। तो इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने HYV जो सीड्स थी उनका यूज स्टार्ट किया। सो फ्रॉम 1965 those seeds are being used which will provide more productivity,
ओके। सो HYV सीड का यूज करने का मतलब कि वो ये क्या है कि 1965 से वो सीड्स यूज की गई जो कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, स्पेशली स्पेशली किसके लिए, स्पेशली फॉर वीट, बाजरा, ठीक है, वीट, बाजरे के लिए, राइस के लिए, ठीक है, राइस के लिए, एंड देन मेज एंड ज्वार एंड कॉटन। तो इन मेन इन इन फसलों के लिए जो है हाई वेराइटी सीड्स को यूज किया गया, किस किस के लिए, वीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार एंड कॉटन। ओके, एंड ऑल दिस इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एज वेल। सो और इन सब ने क्या किया, एज वेल प्रोडक्टिविटी मैनीफोल्ड। तो इनका यूज करने से क्या हुआ कि प्रोडक्शन के साथ साथ जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी कई गुना ज्यादा जो है बढ़ गई, क्योंकि हमारी मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, लो प्रोडक्टिविटी। जब हमने बिफोर इंडिपेंडेंस देखा तब भी लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखी फीचर में, उसमें लो मतलब प्रोडक्शन तो चाहे हमारी फिर भी पहले से बेटर हो गई, लेकिन प्रोडक्टिविटी अभी भी लो चल रही थी, जो हमने प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन के साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। एंड इसके लिए फिर और क्या किया उन्होंने, उन्होंने नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन हैज बीन सेट अप to promote the growth and distribution of high yielding variety seeds। इन्होंने नेशनल सीड कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया। उसका मेन काम क्या था, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये जो सीड्स थी इनको सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रीब्यूट सब में नहीं हो रही है तो बात वहीं पर पहुंच जाती है कि कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा सबकी। तो इसीलिए इनका मेन काम ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से सबको जो है ये सीड्स प्रोवाइड हो सके। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन को सेटअप किया गया, क्या करने के लिए, टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। एंड स्टूडेंट्स इन 2016-17, ठीक है, तो 2016-17 नियर अबाउट 6,20,000 के 6,20,743 quintals of certified seeds were distributed among farmers in different parts of the country. Clear students? So next is यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब सेकंड क्या था कि वहीं पर वही बात है कि प्रोडक्टिविटी कम थी, हमने देखा यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता था। तो मेन क्या था, द यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज बीन इंक्रीज्ड, कि केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है उसको बढ़ाया गया। एंड विच तो ये क्या करता है, विच लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। एंड स्टूडेंट्स इन 2017-18 नियरली 265 नियर अबाउट 265.9 lakh tons of chemical fertilizers were used। ठीक है, इतनी लैक टन्स जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया। ओके, सो नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब एक्चुअली क्या था कि हमारे प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी इसलिए भी कम होती थी क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोगों की क्या होती थी, जो फसलें होती थी कई बार ऐसा होता था कीड़े खा जाते थे, खराब हो जाती थी उनकी वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से, या फिर कोई डिसीज हो जाता था, कोई बीमारी लग जाती थी, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाती थी। तो अब क्या हुआ, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाने लगा क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। सो लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द इंसेक्ट्स एंड डिसीजेस। ठीक है, काफी बड़ी प्रोडक्शन का जो पोर्शन था वो इंसेक्ट्स और डिसीजेस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता था। सो स्टेप्स आर टेकन टू सेव द क्रॉप्स बाय यूजिंग डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स एंड
पेस्टिसाइड्स। सो इसीलिए अलग अलग जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज किया गया इन क्रॉप्स को सेव करने के लिए, मतलब जो स्टेप उठाए गए उसमें इनका यूज किया गया ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको बचाया जा सके, उसकी प्रोडक्शन को बचाया जा सके। ओके, सो यहाँ पर क्या किया गया, इसके लिए स्टूडेंट्स 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन दिस रिस्पेक्ट। इसके लिए जो है 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स जो हैं वो क्या किए गए, स्टैब्लिश सेटअप किए गए। ठीक है, जिनका काम क्या था, ये बताना कि जैसे किसी भी फसल में मान लो कोई बीमारी हो रही है या कोई इंसेक्ट्स हैं, तो वो ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इंसेक्ट्स के लिए इस वाले इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाए, ये पेस्टिसाइड्स यूज किए जाएं। ठीक है, तो कोई किस मतलब वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं कि किसके लिए कौन से जो है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, प्रोडक्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बचाया जा सके। Okay, students, so next is scientific farm management practices. Scientific farm management practices यानी instead of conventional method, scientific methods are being used for the production। क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा कि हम लोग जो है पहले शुरू से ही जो conventional method है, जो हमारे पहले जो प्राचीन काली जो परंपरागत विधियां हैं, मेथड्स हैं, वो हम लोग अपना चलाते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते। जैसे हमने देखा कि हम लोग जो है रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और बुल से ही जो है अपना क्या करते थे, ट्रैक्टर का यूज नहीं करते थे, बुल के जरिए ही अपने जो खेत है उसको जोतते हैं। तो हम लोग वही कन्वेंशनल मेथड यूज करते जा रहे थे। तो अब जो है क्या किया गया गवर्नमेंट ने, अब साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाने लगा। अब साइंटिफिक मेथड को यूज करने में क्या किया जाता है, देखिए साइंटिफिक मेथड में क्या करते हैं, पहले तो क्या होगा उसके अंदर, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, पहले तो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की सिलेक्शन की जाएगी कि भाई कौन से, अब ये देखा जाता है कि भाई आपकी जो फसल, आपकी जो जमीन है उसमें जो भी उस जमीन की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को देखा जाएगा कि वो मिट्टी किस क्रॉप के लिए सुटेबल है। तो वो डिसाइड किया जाता है कि कौन सी क्रॉप जो है वो उस जमीन के ऊपर उगाई जाए कि बेस्ट प्रोडक्शन हो। ओके, तो पहले तो क्या की जाती है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स। देन फिर क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब क्रॉप्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, देन फिर सोयल जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है उस क्रॉप को उगाने के लिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको प्रिपरेशन की जाती है उस सोयल की। देन उसके बाद क्या किया जाएगा, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि ये होता है कि हम लोग पहले क्या करते थे, पहले क्या करते थे कि भाई एक कितने कितने सालों तक जमीन पर एक ही तरह की फसल उगाते रहते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी जो है खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना एक जमीन के ऊपर जो है फसल को क्या करते रहना चाहिए, रोटेट करते रहना चाहिए। मतलब कि पहले एक बार एक फसल उगा ली, फिर दूसरी तीसरी, तो चेंज करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर रोटेशन ऑफ क्रॉप्स भी है, भी आप चलती हैं। देन उसके बाद क्या किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सीड्स की सिलेक्शन करनी पड़ती है कि भाई कौन सी सीड जो है वो यूज की जाएगी, किस तरह की सीड को, कौन सी प्रकार के सीड, कौन सी फसल उगा रहे हो आप और उसके लिए कौन सी सीड्स यूज होगी। देन उसके बाद यूज ऑफ फर्टिलाइजर, देन हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। ओके, तो मैंने आपको ये एक क्या बताई है, साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड जो फार्मिंग है, साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग जो रिलेट करती है किस किस से, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स सबसे पहले, देन सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर क्वालिटी, देन प्रिपरेशन ऑफ सोइल, देन रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, देन सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बिसाइड्स अदर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुए कि वेरियस प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू एंगेज फार्मर्स ऑफ रूरल सेक्टर। कई सारे जो है ना प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए गए ताकि फार्मर्स को, रूरल सेक्टर के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको बताया जा सके इस बारे में। ठीक है, उनको अवेयर किया जा सके कि कैसे साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्शन की जा सकती है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत सारे बनाए गए प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें से एक था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम एंड सेकंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
Okay, first is intensive agriculture area program, second integrated rural डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इसके साथ साथ 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर इस्टेब्लिश्ड। 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया, जो किसके लिए, ताकि मतलब कि ये जो एग्रीकल्चर, ये जो 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं ये एस्टैब्लिश की गई, इसके अंदर एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड जो है सारा बताया जाता है कि कैसे जो है आप साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर जो है कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। अब मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यस, इस समय मतलब क्या है, यूसेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड। मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन यानी कि हमारे जो कल्टीवेशन के जो सोर्स है, मीन्स है, उनको मैकेनाइज करना, यानी यूसेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड, यानी हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को के यूज को बढ़ाते हैं हम इसमें। एंड वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूसेज ऑफ मशीन्स। So first, cheap credit facility has been provided to poor farmers। क्योंकि देखिए अब ऐसा था कि हमने पीछे पढ़ा था, आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा था कि फाइनेंस की बहुत कमी रहती है, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर वो पुअर फार्मर्स हैं, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, दो तरह के, एक नॉन इंस्टीट्यूट होते हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। तो फॉर्मल से तो हम उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास वो मार्जिन फार्मर्स होते हैं, उनके पास सिक्योरिटी रखने के लिए नहीं होता, फिर बाद में उनकी कोई गारंटी नहीं लेता है, तो जिसकी वजह से ना फाइनेंशियल हेल्प ना होने की वजह से वो अपनी जो कल्टीवेशन है उसको मैकेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है चीप क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं पुअर फार्मर्स को, जिसमें कि थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, इनका यूज किया जाता है। इनके जरिए जो है उन्हें क्या दिया जाता है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए, रीजनल रूरल बैंक और कमर्शियल बैंकों के जरिए जो मार्जिन फार्मर्स हैं उनको जो है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, एंड एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इज एस्टैब्लिश। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है वो एस्टैब्लिश की गई इस पर्पस के लिए, ताकि जो है किस पर्पस के लिए कि जो एग्री मार्जिनल फार्मर है उनको क्या किया जा सके, या पुअर फार्मर जो है उनको फैसिलिटीज किस चीज की, फाइनेंस से रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो उनको प्रोवाइड कराई जा सके, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी दी जा सके, ताकि वो भी मैकेनाइज तरीके से अपनी जो है क्रॉपिंग कर सके, कल्टीवेट कर सके। ओके, सो ये जो स्टूडेंट्स ये हमारे हुए हैं अब टेक्निकल रिफॉर्म्स, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। नाउ we will discuss the institutional reform or land reforms। ओके, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आ गए अब हमारे, या इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म, यानी कि यहाँ पर अब हम लोग ने क्या डिस्कस करने की, कैसे जो जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने लैंड के अंदर क्या क्या सुधार किए। ठीक है, तो ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। सो फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैज बीन टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन रिगार्ड टू लैंड। फर्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स आपको याद होगा कि हमने जब पढ़ा था जमींदारी सिस्टम पढ़ा था, या लैंड ओनर्स वाला सिस्टम पढ़ा था क्या, पढ़ा था ना हमने। तो उसमें जमींदारी सिस्टम में क्या था कि भाई जमींदार होते थे, उनकी जमीन होती थी, वो आगे टीनेंट्स को लगा देते थे, टीनेंट्स सारे साल क्रॉपिंग करता था, पैसा वही लगाता था, सब कुछ वही करता था, लेकिन बाद में उसको उससे वो जो था हाई रेट पर जो है काफी रेंट जो है उससे ले लिया करता था, और उसके पास सिर्फ अपनी जो है ना अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए इतना ही बच पाता था कि वो 2 वक्त की रोटी अपनी फैमिली को और खुद खा सके। तो ये जो सिस्टम था जमींदारी सिस्टम हैव बीन अबॉलिश्ड, इसको खत्म कर दिया गया जमींदारी सिस्टम को। नाउ देयर इज नो मिडलमैन इन बिटवीन द ओनर्स एंड द फार्मर्स। अब ओनर्स और फार्मर्स के बीच में मतलब कोई भी बीच पे कोई मीडिएटर नहीं था, कोई मिडल मैन इन्होंने नहीं रखा। फार्मर्स आर द रियल ओनर, फार्मर को ही रियल ओनर बना दिया गया। ठीक है, तो अब कोई भी बीच में कोई मिडल नहीं था। जो फार्मर जो खेती कर रहा है वो जमीन एक तरीके से उसी की ही जमीन होगी, ठीक है, किसी और का उसमें कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये जमींदारी सिस्टम को या फिर मिडल मैन्स को बीच में से हटा दिया गया, इन्हें बॉयलिश कर दिया गया। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेंट। यस, रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो था रेंट जो होता था, आपको याद होगा कि जो लैंड ओनर्स होते थे वो अपनी मर्जी से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इनके ऊपर फार्मर्स के ऊपर लगाया करते थे। वो जब उनके क्या करा कि जैसे फार्मर्स होते थे वो लैंड ओनर से क्या ले लेते थे, उनकी जमीन ले लेते थे, ठीक है, पट्टे पे लीज पर जमीन ले ली और देन उसके बाद उसके ऊपर खेती करते थे। लेकिन बाद में उनको जो है उनके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया जाता था और उन्हें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता था, रेंट बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके पास कुछ भी सरप्लस नहीं बचता था। तो अब क्या हुआ, अब इस रेंट को रेगुलेट कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। अब कोई इसमें कोई ये नहीं था कि अपनी मर्जी से जब मर्जी जितना मर्जी रेंट बढ़ा लिया जाए, वो खत्म कर दिया गया। द अमाउंट ऑफ रेंट इज बीइंग रेगुलेटेड दैट इज प्री डिटरमिन्ड। पहले से ही क्या कर दी गई, प्री डिटरमिन कर दी गई, यानी पहले से ही फिक्स कर दी गई कि भाई इतना ही रेंट मिलेगा। और वो कितना था, इट इज लेस देन 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रॉप। यानी कि आप जितनी भी क्रॉप, ठीक है, मान लो अगर जितनी क्रॉप, मान लो 100 टन कर रहा है या जितनी भी क्रॉप वो कर रहा है उसका वो कितना देगा, उसका सिर्फ उसको 1/3 ही से ज्यादा, 1/3 से ज्यादा का वो रेंट से इससे ज्यादा का रेंट नहीं ले पाएगा। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो कितना ले सकता है, जितनी भी उसकी प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन का 1/3 तक रेंट लिया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या किया गया, रेंट को रेगुलेट कर दिया गया ताकि कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब ये भी आप बहुत बार पढ़ चुके हो, जो हमने पढ़ी थी स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग पढ़ी थी हमने, जिसमें कि एक किसान होता था, उसकी जमीन अलग अलग जगह पे पड़ा होता था टुकड़ा, तो उसके लिए मुश्किल होता था। जैसे कि हमने ये देखिए, ये है, मान लो यहाँ पर ये 3 पार्ट हैं, 3 टुकड़े हैं। ये मान लो कि एक ही जमीन थी, ये बी की है और ये फिर से ए की है, ठीक है। अब यहाँ पर ए इस पर अलग से करे खेती या और इस पर करे, तो उससे क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी और प्रोडक्शन कम मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या कर दिया गया, अब बी को कहा, बी को ये वाली जमीन दे दी गई और ए को ये वाली जमीन दे दी गई, जिससे क्या हुआ, अब उसके पास ये इतना बड़ा जो है एक ही टुकड़ा उसको मिल गया, जिसके ऊपर जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उससे उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम आएगी और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो इसे कहते हैं कंसोलिडेट, यानी मिला देना, ठीक है, कंसोलिडेट कर देना जमीन को। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कंसोलिडेशन मीन्स कंबाइनिंग द होल्डिंग, ठीक है, एंड दिस इज डन बाय रिप्लेसिंग द स्कैटर्ड होल्डिंग। अब इसके अंदर जो भी स्कैटर्ड होल्डिंग थी, यानी जो टुकड़े दूर 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 फैले हुए थे, उनको रिप्लेस कर देना, उनको एक ही जगह पर दे देना। सो स्टूडेंट, अप टू 2004 मोर देन 1633 1633 lakh हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज कंसोलिडेटेड, ठीक है। इतनी लैंड जो है उसको कंसोलिडेट कर दिया गया 2004 तक, ठीक है। 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को कंसोलिडेट कर दिया गया है 2004 तक। नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग क्या है इसके अंदर, कि एक्चुअली क्या होता है कि कहीं जैसे पहले बड़े बड़े जमींदार और ये सब होते थे, तो क्या होता है कि कहीं जिनके पास जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है तो वो क्या करते हैं कि इसके अंदर सीलिंग कर देना लैंड का, यानी कि लैंड होल्डिंग की सीलिंग कर दी गई, यानी एक ना फिक्स लिमिट फिक्स कर दी गई कि इससे ज्यादा जमीन जो है वो एक इंसान के पास नहीं होगी। सीलिंग करने का मेन मकसद क्या होता है कि इक्वालिटी लाना, यानी सब में ना इक्वल इक्वल जो है सभी फार्मर्स में इक्वल इक्वल लैंड को बांट देना, ठीक है। और एक ऐसा भी होता था कि जो लैंडलेस फार्मर्स होते थे उनको भी इसके जरिए उन्हें भी लैंड प्रोवाइड हो जाती थी। तो इस तरीके से जो है जिसके पास एक्स्ट्रा जमीन है उससे वो जमीन का ले लेना, उतनी एक्स्ट्रा जमीन ले लेना, और जिसके पास नहीं है उसको दे देना। ओके, सो सीलिंग मीन्स लिमिटिंग द साइज ऑफ लैंड so that there is equality in farmer.
So any surplus land is distributed to small and landless farmers. जितनी भी कोई भी सरप्लस लैंड होगी उसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्मॉल एंड जो लैंडलेस फार्मर्स होते थे उनको वहां पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इस तरीके से क्या किया गया, जो है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। ओके, तो इक्वालिटी आ गई सबके बीच में, सब अब ना कोई छोटा रहा फार्मर, ना कोई बड़ा रहा, ठीक है, सबके पास एक जैसी एक जितनी जमीन जो हो गई और सब अपने जमीन के मालिक बन गए। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, यस स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग मींस डूइंग फार्मिंग टुगेदर, जब एक साथ फार्मिंग करना। इसमें क्या होता है कि कई जो फार्मर्स होते हैं ना, वो ना एक वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपनी एक कॉर्पोरेशन बना लेते हैं, क्योंकि क्या होता है जब छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, मार्जिन फार्मर्स होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सके या फिर वो उनको कोई उधार दे दे, क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके, तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो क्या होता था, यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग की गई, यानी कि वो सब आपस में मिलकर एक कॉर्पोरेशन बना लेते हैं, जिसके अंदर सभी फार्मर जो होते हैं उनको क्या फायदा हो जाता है, उनको मान लो कभी उधार चाहिए, कोई क्रेडिट चाहिए, तो वो सब मिलकर जो है उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो है कई तरह की हेल्प जो है उनको मिल जाती है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एनकरेज टू एनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। ओके, सो यहाँ पर क्या है, सो दिस विल बेनिफिट मेजरली स्मॉल फार्मर्स। ज्यादातर ये जो है ना छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट देते हैं, एंड दे कैन कॉमनली यूज न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए वो लोग कॉमनली जो है मॉडर्न टेक्निक, क्योंकि अब वो क्या कर सकते हैं, जब सारे मिल जाते हैं, सबकी छोटी छोटी सेविंग मिल जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो मॉडर्न टेक्निक है प्रोडक्शन के लिए उसको भी ले पाते हैं और उसका यूज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग से जो है जो मार्जिनल फार्मर्स है उनको काफी बेनिफिट हो जाता है इस चीज से। नेक्स्ट इज, ये स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है क्या, ये जो सेकंड जो था लैंड रिफॉर्म्स वो हमारा खत्म हो गया। थर्ड हमारा है जनरल रिफॉर्म्स। सो जनरल रिफॉर्म्स में हम लोग स्टडी करते हैं। जनरल रिफॉर्म में फर्स्ट जो हमारे पास आता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तो इसके अंदर आपने पहले देखा कि सब ज्यादातर हमारे एग्रीकल्चर जो था वो रेनफॉल पर डिपेंड करता था, और जो यहाँ पर परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज जो प्रोवाइड नहीं थी, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या किया गया, इसी इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपेंड किया गया। सो वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन to improve irrigation facilities, and several small and big irrigation project has been launched. कई सारे छोटे और बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं। एंड इन 1951 only 17% of land is having permanent source of irrigation। केवल 1951 तक तो केवल 17% लैंड ही थी जिसके ऊपर जो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन थी। नाउ इरिगेशन इज कवरिंग अबाउट 40%। अब कितनी कवर हो गई है परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी के लिए? 45% ऑफ लैंड जो है अंडर कल्टीवेशन, जो इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पर कवर अप हो चुकी है। तो पहले 17% थी 1951 में, अब जो है ये बढ़कर 45% हो गई है। तो इस तरीके से जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो काफी एक्सपेंड हो चुकी हैं। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। यस, अब आपने पीछे प्रॉब्लम देखी थी कि क्रेडिट फैसिलिटीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर, ठीक है, उनको क्रेडिट नहीं मिलता था। और अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि उसके अंदर फिर क्या हुआ, कोऑपरेटिव फार्मिंग की गई, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं वो बनाई गई। सो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट में जो क्रेडिट फैसिलिटीज आर इम्प्रूव्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स। जो जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराकर उस पर इम्प्रूवमेंट लाकर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई उनको। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो थी, एक तो हमने ऊपर डिस्कस किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई, ठीक है, वो सेटअप की गई, एंड जो क्या करती थी, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं। इसके साथ साथ, ठीक है, ऑल्सो रूरल डेवलपमेंट बैंक हैव बीन एस्टैब्लिश। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक को भी स्टैब्लिश किया गया टू कैटर द क्रेडिट नीड टू द ऑफ द फार्मर्स।
और यहाँ पर साथ ही साथ जैसे रीजनल रूरल बैंक भी इस्टेब्लिश किए गए। एंड एट प्रेजेंट यहाँ एट प्रेजेंट देयर आर 94,647 primary agriculture credit societies and 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है वो कंट्रीज के अंदर हैं, हमारी कंट्री के अंदर ये सब इतने हैं। एंड साथ ही साथ जो कमर्शियल बैंक है वो ऑल्सो बीन कैटरिंग द क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर। और दिस बैंक प्रोवाइड अबाउट ये बैंक जो है ना, जो कमर्शियल बैंक है ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ये जो कमर्शियल बैंक है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और नियर अबाउट वो कह रहे हैं कि नियर अबाउट ना ये 72% जो आप ये कहीं ना उनको क्रेडिट फैसिलिटीज जो मिल रही हैं उसका 72% जो है वो ये प्रोवाइड कराते हैं। एंड इन 1982 नाबार्ड सबको पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। Okay, and establish and to institutionalize credit facilities to the farmer at the national level. इसके साथ साथ रुपीज 11,79,425 crores is provided as a credit to farmers। ठीक है, तो ये देखिए ये इतना सारा जो है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए ये सब काम जो है किए गए, कितने सारे बैंक जो है इस्टेब्लिश किए गए ताकि इन स्मॉल फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड हो सके और ये न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपनी फार्मिंग को मैकेनाइज करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट इज रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। अब हमने पीछे एक स्टडी किया था ना, पीछे हमने प्रॉब्लम देखी थी कि इनकी मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि जो फार्मर्स होते थे ट्रांसपोर्ट वगैरह की सब जगह की प्रॉब्लम थी, मार्केट नहीं थी और वो लोग क्या करते थे मार्केट तक अपने प्रोडक्शन को सेल नहीं कर पाते थे, तो वो अपने वही साहूकारों को या मनी लेंडर्स को ही अपनी प्रोडक्शन जो है लो रेट के ऊपर सेल करनी पड़ती थी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी को रेगुलेट किया गया। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट जो है फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट के अंदर सेल करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाती है, उसको वहां पर सेल करती है और इन फार्मर्स के लिए एक अमाउंट फिक्स करती है। So market controls by the government across all over the India, and this is done to provide fair prices of the production to the farmers। इसका मेन काम क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनको उनकी प्रोडक्शन के जो फेयर प्राइजेस हैं वो प्रोवाइड करवाना। इसके लिए कमेटी इज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी जो है वो बनाई गई है और इस कमेटी का यही काम है कि वो सारे के सारे जो जितनी भी एक्टिविटीज है मार्केट से रिलेटेड वो सारे वो देखेगी, सारा काम देखती है वो किस तरीके कैसे फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है उसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में लेकर जाना, उसको सेल करना सही रेट के ऊपर, और अगर वो सही रेट पर सेल उस टाइम पर रेट सही नहीं मिलता उनको तो वो उसको स्टोर करने का काम भी करती है। ठीक है, यही कमेटी स्टोर भी करके रखती है और जब रेट सही होते हैं तो उस रेट के ऊपर तब उस प्रोडक्शन को सेल करती है। तो वो ये इंश्योर करती है कि जो किसी भी फार्मर को कोई लॉस ना हो। ओके, सो नेक्स्ट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। यस, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बच्चे ये आपने पहले एक बार 9-10 में आपके पास एसएसटी में थोड़ा बहुत आया होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जिसके अंदर क्या होता है गवर्नमेंट जो है जो फार्मर्स होती हैं। Yes, next is price support policy. So a policy is formed to support the farmer। एक पॉलिसी का निर्माण किया गया फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। So under this policy the government promises the minimum price for their production। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर प्रॉमिस करती है कि उनको उनके प्रोडक्शन के फार्मर्स